नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बड़े ही एक अजीब सी बात हुई। हमें पता लगा कि जो युद्ध है वो दोबारा से शुरू होने वाला है पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब वो पाकिस्तान के साथ है या किसी और के साथ है, ये वक्त बताएगा। लेकिन युद्ध की ऐलान हो चुका है कि युद्ध होगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है। ये बोला किसने? बोला भी उसने है जो कि डिफेंस के साथ जिसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। वो है हमारे जयशंकर जी। अब जयशंकर जी ने युद्ध की बातें बोलनी शुरू कर दी और डेट देनी शुरू कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला यार मंजरी जी से पूछते हैं, मोदी जी के सबसे करीबी जो जयशंकर जी, मंजरी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जयशंकर जी जो हैं, जो सबसे ज़्यादा करीबी हैं मोदी जी के, अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑन द होराइज़न है। अब आते हैं टीम 2 मंजरी जी से पूछने के लिए। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। देखो पहले तो आपको बड़ा गुस्सा आया होगा कि टीम 1 से टीम 2 बोल दिया मैंने आपको। बट नहीं, 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 मुद्दा आप वही मुझे टीम में रखो ही मत, चलेगा। पहली बात ये है कि जो जयशंकर जी ने बोल दिया, युद्ध का ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि ये युद्ध अब ये होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर है और होगा तो कब होगा? ये होना ज़रूरी था। आपने जब हर जगह जब आप किसी भी ऑपरेशन में जाते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, आपकी एक एग्ज़िट पॉलिसी होती है। तो फर्स्ट फेज़ की एग्ज़िट पॉलिसी थी न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की खत्म करना और उसके बाद हर एक ने कहा ये पॉज़्ड है। खत्म नहीं हुआ है। तो एक तो ये होना है। आपने दोबारा टेरर अटैक करके बता दिया, हमने पहले ही वार्निंग दी थी। एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड उसका समुचित प्रत्युत्तर दिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो भाई खा लो जो जो शटे शटे हम समझ रहे हैं, जिस भाषा में समझोगे हम उसी भाषा में समझाएंगे, उसी भाषा में तुमसे बात करेंगे। आपने यहाँ पे अच्छा, आपको पता लग गया जैश का था, मुर्शिदाबाद के रूट से आया था, बांग्लादेश का प्रयोग किया था। हमको पता है कि आप फरवरी से जो है आपके लीडर्स जो है बांग्लादेश जा रहे थे, कभी हमास जा रहा था। ये सारी चीजें टर्की में छुप-छुप के मीटिंग हो रही थी, तो आपने पूरा जो है स्टेज सेट कर लिया था। ऐसा थोड़ी हमारी आँख से बचा हुआ था और इसीलिए हम इसको काउंटर कर रहे थे। कभी हमने रिसीन पकड़ लिया, कभी हमने ड्रग्स पकड़ लिए, फिर हमने एक्सप्लोसिव पकड़ लिए। इतनी बुरी तरीके से पैनिक हुआ कि उन्होंने कहा जिस डेट को तय किया था उसको छोड़ो, अभी ब्लास्ट कर देते हैं, वरना ये भी पकड़ लिया जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। उनके हिसाब से तो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट हो गया। तो इस पैनिक में उन्होंने ये ब्लास्ट कर दिया। फिर आगे-आगे इनकी कथा चलती जा रही है, पीछे-पीछे जो हमारी एजेंसीज हैं वो चलती जा रही हैं। ठीक है, आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम उस यूनिवर्सिटी को ताला लगा रहे हैं, उसकी फंडिंग रोक दी, ये कर दिया वो कर दिया। जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको पूरा उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। ये हो गई इंटरनल सफाई। अब आपके जितने आका है वो तो विदेश में बैठे हैं। बांग्लादेश से आया तो उसके वो जो चीफ एडवाइजर हैं हमारे आदरणीय यूनुस साहब, वो क्या कर रहे थे? मोहम्मद यूनुस। अरे मालूम है, आदरणीय टोंट है यार। जब अच्छा। लखनऊ में डायरेक्ट गाली नहीं देते हैं, जब हम बहुत ज्यादा सम्मान भरे प्रवचन बोलते हैं, वो ही होता है, उसको हम भिगो के जूता मारना कहते हैं। ठीक है, तो जब हम यूनुस के आगे आदरणीय लगाते हैं तो इंसान खुद ही ऑपोजिट समझ लेता है। तो ये जो आदरणीय यूनुस साहब हैं, ये क्या कर रहे थे? कम यू आर अ पार्टी टू द क्राइम। अभी तक क्या होता था, हम लोग accomplice इन क्राइम को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे। इसका मतलब है कि जिसने रेकी की, जिसने अपने घर छुपाया, जिसने किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन कंसील की, वो भी accomplice इन क्राइम है। ये पहली बार है मोदी सरकार में कि इन सब चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इफ यू आर accomplice इन क्राइम देन यू विल बी पनिश्ड। और मास्टरमाइंड तो पनिश होना ही है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ठीक है, सारी दुनिया घूम आया, व्हाइट हाउस में खाना खाया, रेयर अर्थ बेचने की कोशिश कर ली, ईरान के पास सर पटक आया, तुर्की में जाकर के अफगानिस्तान से कोशिश कराया, नतीजा फील्ड मार्शल बन गया। फिर हमने एक नोटम जारी किया था, वो पूरे पाकिस्तान पे था। वो क्यों बताया था? हम वार्निंग दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब से पहलगाम हुआ है तब से ये सुरक्षा एजेंसीज बहुत ज्यादा काम पे लगी हुई हैं। तभी आपको नवंबर में ये जो जखीरे पकड़े जा रहे हैं, कभी हथियार के, कभी एक्सप्लोसिव्स के, अमोनियम कभी नाइट्रेट। ड्रग्स के। हम्म,
सब चीज़ों के जो ज़ख़ीरे पकड़े जा रहे हैं, वो इसीलिए पकड़े जा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा गहराई से काम कर रही हैं, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी। ये भाई साहब भी अपना काम कर रहे थे, तो अब हमको पता तो है, इनके नूर खान बेस को जो इनका मतलब वो कहना चाहिए ना राजमहल था, उसको हमने इसीलिए बॉम्ब किया था, कि अभी सिर्फ़ शीशे तोड़े हैं, तुम नहीं सुधरे तो तुमको भी तोड़ेंगे, अब क्या करें? और वो नहीं सुधरे, तो अब ये कमबख्ती तो आनी है, कब आनी है? मोदी जी की 2 पॉलिसी हैं, एक जो हमारा शास्त्रोक्त अंतिम संस्कार होता है, उसमें तिरही होती है, 13 दिन। आप हमेशा देखिए तिरही से पहले एक्शन होगा, ठीक? दूसरी चीज़, हमारे पास क्या है, बिहार इलेक्शन हुआ, उस सेकंड फेज़ की वोटिंग से पहली वाली शाम को इन्होंने एक्सप्लोजन किया ताकि वोटिंग पे असर पड़े और भाग रहे थे वो सारी चीज़ें। तो अब क्या है, सरकार चुन ली गई, रिज़ल्ट आ गया 14 तारीख को। कल के दिन शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, बिहार इलेक्शन का चैप्टर खत्म, अब अपना सरकार काम करेगी, अब हम ऑपरेशन सिंदूर में लग जाते हैं, ताकि बंगाल इलेक्शन से पहले हम इसको खत्म कर सकें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह ही चुके हैं लंबी लड़ाई चलेगी, क्यों? घर के अंदर भी तो ऑपरेशन सिंदूर चलना है और उसको हम्म। उखाड़ के जो पूरा नेटवर्क है फेंकने में समय लगेगा। भाई देखो नक्सलवाद भी चल रहा है, नक्सलवाद के लिए मार्च 26 तक का समय दिया, तो अब वो पुलिस जो नक्सलवाद खत्म कर सकती है, वो आतंकवाद भी खत्म कर सकती है, ठीक है? तो अब वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में कुकीज़ का हो कि भई हम पॉपी की खेती ज़रूर करेंगे या फिर इस्लामी हो कि हम तो भाई रिसिन और अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे। तो जो कुछ भी है, अच्छा पहली बार हम एक चीज़ और देख रहे हैं, हिमंता विश्व शर्मा ने एक काम किया, वो ये कि जिसने भी ऑब्स्सीन कमेंट किया, असम से था, उसको आओ बेटा बैठो, हमारे साथ बैठो, या तो तुम्हारा रिवर्स ब्रेन वॉश हो जाएगा या फिर जो है अ, लातों के भूत वाली सजा मिलेगी। जिसने स्माइलिंग इमोजी इमोजी दी, हार्ट इमोजी दी, जिसने खुशी मनाई, उसका अता-पता ढूँढ लिया गया, आईपी एड्रेस ढूँढ लिया गया, वो रेडार पे आ गया। क्यों? ये वो तबका है जो फ्यूचर में अगर आप इसको मोबिलाइज़ कर गए, तो या तो ओवरग्राउंड वर्कर बनेगा या टेररिस्ट बनेगा। आतंकवाद जैसी घटना पे खुश होना सामान्य बात नहीं है और इंसानों की बात नहीं। हुँ, जो असामान्य बात है उसको असामान्य तरीके से रेडार पे लिया जा रहा है और ये पहली बार हुआ है। वरना क्या होता था कि आतंकवादी आया, आतंकवादी को मार दिया, आतंकवादी के और 2-4 लोगों को जो बिल्कुल एकदम अवॉइड नहीं किया जा सकते, उन तक एक्शन लिया और बाकी जो नेटवर्क था उसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया। फिर अगला आतंकवादी आता। अब की क्या है, जो नेटवर्क है, उसमें आप किसी भी कैपेसिटी से में इन्वॉल्व हो, उसको नष्ट किया जा रहा है, ये पहली बार है। इसका मतलब है अब जो घास है ना वो दोबारा नहीं, ये चाणक्य नीति थी। चाणक्य के पैर में एक काँटा चुभ गया, उसने जितना भी वहाँ पर काँटे थे, वो सारे उखाड़ डाले। और यही नीति है कि एक आपने ब्लास्ट कर लिया, अब जितने भी पूर्व में अभी सब सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जिसने लाफिंग इमोजी दी, तारीफ किया, आज नहीं, आज से पहले कभी भी होने वाली किसी भी आतंकवादी घटना पे ओके, जिसने बढ़ाई की वो सब क्योंकि सोशल मीडिया से फुटप्रिंट कहीं नहीं जाते, आप ट्वीट डिलीट कर लीजिए, हम्म। सुरक्षा एजेंसीज़ निकाल लेंगी। तो उन सब पर कार्यवाही होगी और इस पे कार्यवाही होने के साथ आपका पूरा मॉड्यूल निकल आएगा और चलो उस मनीषा पूरे जी, हुँ, यहाँ की अगर मैं आपकी बात मानूं कि 10 या 11 तारीख को वो जो एक्सीडेंट था या बम ब्लास्ट हुआ था, वो हुआ दिल्ली में। अगर 13वीं मनानी है इनकी, तो वो तो डेट अगले 2 दिन में आने वाली है। तो आपका कहना ये है कि ये 23-24 तारीख से पहले-पहले 1 टू 3 हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन डोंट यू फील कि 2-3 चीज़ें हैं जो क्लैश हो रही हैं। पहली बात ये, मैं अपना थॉट प्रोसेस से बात कर रहा हूँ। युद्ध कभी भी तारीख देकर नहीं होता है। अगर आप ये बोलती हैं कि आपने तारीख दे दी, 13वीं से पहले होगा, तो क्या दुश्मन इतना बेवकूफ़ है कि वो समझता नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? और क्या युद्ध हमेशा डेट देकर होते हैं या एक सरप्राइज़ एलिमेंट होता है? हाउ कैन यू बी दैट प्रेडिक्टेबल? जी। तिरही का कॉन्सेप्ट भारत के पास बाहर मालूम ही नहीं है, पहली चीज़ और हमें बता ऑपरेशन दें। सिंदूर फेस कोई बात नहीं।
अभी तो जब कल शाम को एस जयशंकर ने बता दिया तो मैं क्या चीज हूँ, मुझे कौन सुनता, मुझे बहुत से बहुत 10-20 हजार लोग सुन लेंगे, उनको तो पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसी सुन रही है। मोदी जी ने कह दिया, राजनाथ जी ने कह दिया, उसके आगे मैं क्या हूँ। ठीक है। तो एक तारीख आपने नहीं बताई, आपने ये बता दिया कि अब जल्दी ही होगा। अब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये मुनीर की फैमिली भाग गई है, हम तो उसको यूएस में भी ढूंढेंगे, तुम जहां जाके छुपोगे हम केवल तुमको नहीं तुम्हारा पूरा नेटवर्क खत्म करेंगे। तो मुनीर जब खत्म होगा ना, तो मैं साजो सामान उसका जहां पर आइलैंड होगा, कहीं ना कहीं इतनी कमाई तो करी होगी, अभी पाकिस्तानी आर्मी भी बेची है। ठीक है। तो तो वो सारी चीजें खत्म करेंगे हम। आपका जो है एक कॉन्सेप्ट रामायण का है ना, रावण की नाभि में अमृत था, तो नाभि में रामचंद्र जी ने तीर मारा था, तो मुनीर की नाभि में भी तो तेज पड़ेगा। उसका जितना भी फाइनेंशियल नेटवर्क है उसको तबाह किया जाएगा। और फाइनेंशियल नेटवर्क का आपको जानते हैं डीप स्टेट से तार जुड़े होंगे। तो हर वो बंदा जो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ काम करता आ रहा था, जिसको अभी तक मोदी जी कह रहे थे भैया सुधर जाओ, छोड़ दो, हम सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, हम तुम लेकिन आपको जो है दुश्मनी पालनी थी, अब हमने भी पाल ली। तो जब सब जगह उन्होंने अनाउंस कर दिया, अच्छा देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, 13 से पहले जब आप काउंटर कार्यवाही कर लेते हैं तो ये जवाब होता, और वो जो आत्मा दिवंगत हुई है ना उसको संतोष होता है। क्योंकि 13 के बाद जो हमारे सनातन में परंपरा है कि वो यमराज के स्थान तक पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद उसका जो लेखा जोखा है चित्रगुप्त और यमराज उनका फैसला करते हैं, उससे पहले उसकी कॉन्शियसनेस में ये डाल देते हैं कि तुम्हारा बदला हम ले रहे हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ताकि आत्मा भटकती न रहे किसी एक हिंदू की। रेस्ट इन पीस वाला यहाँ पे केस नहीं होता है, या तो पुनर्जन्म लो या फिर आगे उसके लिए जाओ, तो रेस्ट इन पीस नहीं है यहाँ पे। इसलिए 13 से पहले वो उन आत्माओं को बताते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से भी आपको क्षोभ हुआ है, कष्ट हुआ है, उसको हम लाइन हाजिर करेंगे। हाँ, इसमें समय लग सकता है लेकिन शुरुआत हम। तो भंजरे जी, जो ये अभी ऑपरेशन हुआ, जो ये न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट के ऊपर हुआ या जम्मू में हुआ, इसमें कोई एक प्लेयर तो था नहीं। तुर्की ने प्लानिंग बनाई, पाकिस्तान के थ्रू वो बांग्लादेश पहुंची, अमोनियम नाइट्रेट वहां से आया, भारत के अंदर जो जानवर हैं इनको इस्तेमाल किया गया, कुछ वहां से भी आए थे। तो किस किस के ऊपर ऑपरेशन से दूर करेंगे? करने तो कड़ियां बहुत ज्यादा हैं। जो जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड आंसर है, और इसके लिए राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं ये लंबा चलेगा, क्योंकि लोग भागेंगे भी, जैसे फेज 1 के दौरान भागे थे। लेकिन फेज 1 में हमारा एग्जिट पॉलिसी थी, हमें न्यूक्लियर धमकी खत्म करनी है। ओके, फिर कर सकता है इसका डोनाल्ड ट्रम्प ने हमको अब याद दिलाया कि भाई दोबारा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तुर्की की वो कहते हैं ना, जब गिरहड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। और तुर्की ने तो बिल्कुल एकदम वो कहना चाहिए कि इबारत में लिख करके कि आ बैल मुझे मार, तो अब बैल आए, फिर रोना मत। आपको बहुत खलीफा बनने की जरूरत थी, शौक था, हम खलीफत पूरी उतार देंगे अच्छी तरीके से, और परमानेंट इलाज होगा। अब जिसका इलाज होगा, पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा, तुर्की का होगा, अजरबैजान कूदा है उसका होगा, फेज 1 में तो बिल्कुल उसके साफ सबूत थे। तो जो जो कूदा है उसका परमानेंट इलाज होगा, और डीप स्टेट का भी होगा, जो जो इस प्लानिंग में, क्योंकि फॉलो द मनी इज वन कॉन्सेप्ट। इतना अमोनियम नाइट्रेट भारत में लाने के लिए अच्छे पेमेंट हुए होंगे, और ये मोदी सरकार अच्छी तरीके से जानती है। तो जो फंडर, रिक्रूटर, और अ, मतलब ये बोलिए कि किसी ने सरमन भी दिया होगा ना, वो तक जाएगा और हर कैपेसिटी में जाएगा। तो अब की जो कंप्लेसन क्राइम वाला कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, फोड़ा तो एक ने, लेकिन इसके पीछे जितनी बड़ी फौज है वो सब अभी एक वो मिला था कि रक्त बीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है कि भाई आतंकवादी एक मरता है 10 पैदा होते हैं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पे काम करने का बात ये है कि जहां से, इसीलिए फेज 1 में उन मदरसों पे अटैक किया गया था जहां पर जो जिहादी फैक्ट्रीज जिसको कहते थे। ठीक है। अब फेज 2 में क्या होगा, उन्होंने मुद्रिके से उठा ली, ठीक, फिर कहाँ गए, वो किसी वो जो सक्रिय वो होती है ना खाइयां, वहां पर जाकर के उन्होंने अपने
बना लिए। उन्होंने सोचा था, एक मूवी आई थी टॉप गन मैवरिक, उसमें ईरान ने ऐसे ही बताया था कि 2 पहाड़ियों के बीच में जो सकरी सी घाटी है, उसमें जो है अ, इन्होंने अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी बना दिया, अब यूएस को उसको नष्ट करना है। तो वहां पर जो है टॉमहॉक्स जाते हैं, फिर वो किसी तरीके से मिसाइलों से बचते हुए, एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए बड़ा मुश्किल ऑपरेशन करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो करते हैं। तो इन्होंने भी वो मूवी देख ली होगी, सोचा होगा भारत के रफाल आएंगे, हम रफाल मार गिराएंगे। भाई साहब, भारत के पास अब ड्रोन है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, वो सैटेलाइट ड्रोन, अनमैन्ड व्हीकल्स एंड अनमैन्ड चीजों का है। हम अपने जवान बेच करके नहीं वो करेंगे। जैसे आप ड्रग्स को पहुंचाने में ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हम मिसाइल को पहुंचाने में ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल्स आपके यहाँ आएंगी। सो द थिंग इज कि आप कहीं भी भागना चाहें, पूरे पाकिस्तान में या पूरे विश्व में, आप कहीं भी सेफ नहीं है। और जो जो इसमें इन्वॉल्व है, सबका नंबर आएगा। महेंद्र जी, मेरे अभी 2-3 दिन पहले एक नरसिम्हा राव जी हैं, बहुत फेमस, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। मैंने हम्म। उनके साथ शो किया। मैंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ? तो उन्होंने बोला कि बंद हुआ कब था? ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, पहली बात। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो अभी हमको दिखेगा नहीं। डायरेक्ट वॉर नहीं होगा। तो लोग बोलते हैं कि ये कब होगा, कब होगा? अभी कल परसों ही एक मास्टरमाइंड था जिसने ये पूरा अमोनियम नाइट्रेट का प्लान बनाया था, पूरे भारत में आग लगानी थी। उसे अननोन गनमैन ने मार दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने पहले बोला था, इट विल नॉट बी समथिंग व्हिच विल बी विजिबल, इट विल बी इनविजिबल वॉर। तो जो ये जयशंकर जी बोल रहे हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, हमारे जयशंकर जी ने बोल दिया, ऊपर से राजनाथ ने बोल दिया। आपको लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इनविजिबल वे से लड़ा जाएगा, विजिबल से नहीं? भारत की जनता में विश्वास डालने के लिए विजिबल तरीके से लड़ना जरूरी है, विजिबल तरीके से लड़ा जाएगा। अननोन गनमैन की खबरें हैं, लेकिन कुछ आपको एज अ पावर अपनी सॉवरेनिटी के लिए करना पड़ता है। इसलिए आपको विजिबल एक्शन लेना पड़ेगा, दुनिया को ये दिखाने के लिए। सिटिंग डक्स नहीं है हम आपकी कि आप प्लान बनाए और एक टेरर नेटवर्क शुरू करें, और उसके बाद 10 तारीख को वो दिल्ली में ब्लास्ट करे, फिर ये सब हो। नहीं, इनको एक संदेश देना है, बड़ा डायरेक्ट संदेश देना है। ये बात नरसिम्हा राव जी ने सही की है, खत्म कभी नहीं हुआ था, और ये बात मोदी जी ने भी कही थी। लेकिन अब आप देखिए, सर क्रीक में एक्सरसाइज हो रही है, बांग्लादेश के चारों तरफ वो सब हो रहा है, पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये सारी चीजें क्या है, हम आपको मैसेज दे रहे थे, वी आर मोर देन रेडी। अब इतना सब करने का फायदा क्या, अगर हम जो है, फिर वही चीज है कि हमने पाकिस्तान की सीमा पे सेना तैनात की, फिर वापस बुला ली। वो जमाने गलत गए। अब हम सेना तैयार नहीं करते, वहां पे पोस्ट कर देते हैं, और जिस दिन हम चाहते हैं उस दिन हम धूम धड़ाका दिवाली। धूम धड़ाका दिवाली तो होगी बाजरे जी। मोदी जी ने बोला कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, अब तो अमेरिका ने बोल दिया कि यस इट वाज एक्ट ऑफ टेरर। उसी से समझ आ गया था मुझे कि व्हेन दे आर अलाइनिंग विद अस, तो प्रूफ ऑलरेडी है, पूरी दुनिया से हमने शेयर कर लिए। ऑपरेशन सिंदूर तो होगा, अब वो कोवर्ट होगा या ओवर्ट होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपने बता दिया, क्योंकि अब देखिए मोदी जी की बी टीम है, तो बी टीम ने बता दिया है, क्योंकि ए ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, तो मैंने बोला बी को बुला ही लेते हैं आज कि यार ये होगा कब। ऑपरेशन सिंदूर 2 इन्होंने बोल दिया 13वीं से पहले 13वीं बना दी जाएगी पाकिस्तान की। अब वेट करते, 13वीं में 2-3 दिन है। मैं डेट्स की क्लैश की बात बोल रहा था। 25 तारीख को हमारा जो राम मंदिर है उसके ऊपर ध्वज लहराया जाएगा। उससे पहले होगा या बाद में होगा पता नहीं। दूसरी क्लैश हो रही है चीज कि एक 6 दिसंबर को हमने गंदी सी चीज हमेशा के लिए खत्म कर दी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले पुतिन साहब आ रहे हैं। अब पुतिन साहब आ रहे हैं, उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर भी होगा, ऊपर से राम मंदिर का काम है। मुझे लगता है कुछ डेट्स ज्यादा क्लैश हो रही हैं। मोदी जी 5-6 चीजें एक टाइम पर नहीं करते, मेरा अपना मानना है जी। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो क्या एससीओ मीटिंग नहीं हुई, ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कौन सा काम रुक गया? जो पावरफुल कंट्री है दैट कंटिन्यूज टू लिव नॉर्मली। ठीक है, सेना है, सेना अपना काम कर रही है, मोदी है, मोदी अपना करेंगे। कोई क्लैश की बात नहीं है। हमारी इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये छोटे मोटे बम धमाके तो हम ऐसे ही करते रहते हैं।
बिग डील। और राम राज्य की स्थापना, राम मंदिर की स्थापना, उसमें आप ये कहिए बेसिकली बिना राक्षस संहार के तो हुई नहीं थी। तो पहले राम दशहरा हुआ, फिर दिवाली हुई। अब 25 नवंबर को दिवाली फेज 2 कर रहे हैं, उससे पहले दशहरा फेज 2 भी तो मना लीजिए। पॉइंट टेकन फ्रॉम मोदी जी टीम कि दिवाली से पहले दशहरा बनाना जरूरी है। वेल टेकन। एंड आई होप, आई विश दिस हैपेंस। और इस बार भारत की बाउंड्री एक्सपैंड होनी चाहिए। ये मेरा अपना फीलिंग है कि इस साल हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होगी। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट वंडरफुल न्यूज। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स प्रे फॉर आवर कंट्री एवरीथिंग गोस फाइन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।